हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की रिक्वेस्ट मिस्टर गौरव ने की थी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि वो अंबर एंटरप्राइजेस पे एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो गौरव जी, आपको बताइए, आपने बहुत ही अच्छी कंपनी को हमसे रिव्यू करने के लिए बोला है। आपने कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन किया था कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये लॉन्ग टर्म की कंपनी है, बहुत अच्छे मार्केट में इसकी डोमिनेंस है, अच्छे सेक्टर में है, सनराइजिंग सेक्टर है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी मुझको काफी अच्छा लगता है। स्टेबल कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं अभी इसको। वो सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम काफी डिटेल में जाएंगे, इनके प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं, 4-5 कंपनी का एक्विजिशन किया है और काफी इनकी अच्छी ट्रेजेक्टरी चल रही है ग्रोथ की। और सारे जो एक्विजिशन है वो सब इनके एक ही बिजनेस में है, मतलब ऐसा नहीं कि वो डाइवर्सिफाई किया है। इनका फोकस जो है वो क्लियरली व्हाइट गुड्स, स्पेशली एसी जो है उस पर इनका फोकस है और उसी लाइन में ही इन्होंने सारे एक्विजिशन किए हैं और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर बिल्टअप किया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में हम थ्रू आउट सब चीजें, सारे एस्पेक्ट्स में जाएंगे। काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होने वाला है। पहले सेगमेंट में हम इनके प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे और कौन कौन सी कंपनीज को एक्वायर किया है उनके बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे हम कि किस किस सेगमेंट में है वो कंपनीज। सेकंड जो सेगमेंट होगा हमारा, उसमें हम फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करने वाले हैं। हम काफी सारे पैरामीटर्स को देखेंगे, इनके रिटर्न रेशियोज को देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंसेस को देखेंगे और एक एनालाइज करेंगे कि कितनी स्टेबल कंपनी है, कितना अच्छा इसका प्रेजेंस है और परफॉर्मेंस है। थर्ड सेगमेंट जो होगा उसमें हम इसके चार्ट्स को भी स्टडी करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके इसके चार्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ने कितना अच्छा रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा आपको क्या पसंद आया, आपको क्या पसंद नहीं आया। वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोस पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहेगा। तो सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अंबर एंटरप्राइजेस की जो है वेबसाइट खुलकर रखी हुई है। तो ये कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपको पता है कि जितने भी जो स्टैब्लिश्ड ब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर, ब्लू स्टार, गोदरेज, डेनकिन, हिटाची, ये सारे जो हैं ये बहुत बड़े बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं अपने ब्रांड्स के थ्रू। तो ये जो एम्बर एंटरप्राइजेस है, ये बड़ी कंपनीज खुद प्रोड्यूस नहीं करती हैं। बहुत सारे जो इनके एसीज हैं या जितने भी व्हाइट गुड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आउटसोर्स कर दिए जाते हैं थर्ड पार्टी को, जिससे कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो सके। और ये जो अंबर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी है, ये सारे इनको मतलब प्रोडक्ट्स बनाकर और बेचती हैं। तो ये इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अंबर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी से। और ये अपने जितने भी ऑर्डर्स ये लेते हैं, ये ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज को आउटसोर्स कर देते हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस जो है वो एक मार्केट लीडर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंबर एंटरप्राइजेस इज अ प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर एयर कंडीशनिंग, ओईएम एंड ओडीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये एसीज का को बनाते हैं। इट हैज अ डोमिनेंट प्रेजेंट इन ये रूम एसीज कंप्लीट यूनिट एंड डील्स इन मेजर आरएसी कंपोनेंट्स विथ 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। तो इनके पास 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अक्रॉस इंडिया में। तो ये सारे इसमें देखिए, ये जो बोलना चाह रहे हैं कि इट इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर एयर कंडीशनर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स फॉर कंज्यूमर। तो ये एक जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं अंबर एंटरप्राइजेस में। तो यहाँ पर देखिए आरएसीज जो है, ये शॉर्ट फॉर्म काफी ज्यादा यूज किया इन्होंने वेबसाइट में। तो आरएसी देखिए जो है वो रूम एसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्लीट आरएसी। तो ये डिजाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो एसीज में इनका एकदम डोमिनेंट है, ये बहुत मास्टरी है इनकी एसीज बनाने में और यही इनका मेन बिजनेस है, एसीज को मैन्युफैक्चर करना और जो बड़े ओईएम से उनको सप्लाई करना। तो यहाँ पर देखिए ये रूम एसीज को बनाते हैं, विंडो एसीज को बनाते हैं, स्प्लिट एसीज को बनाते हैं, इंडोर यूनिट्स को बनाते हैं, आउटडोर यूनिट्स। तो इंडोर यूनिट्स को आईडीयूज बोलते हैं, आउटडोर यूनिट्स को ओडीयूज बोलते हैं और विंडो एसीज एयर कंडीशनिंग को डब्ल्यूएसीएस बोलते हैं।
फिर स्प्लिट एसीज को एसएससीज बोलते हैं, विद स्पेसिफिकेशन रेटिंग फ्रॉम 0.75 टन टू 2 टन। तो दो ये जो नॉर्मली हम देखते हैं हाउस होल्ड में 0.75 टन से 2 टन के एसीज काफी ज्यादा यूज होते हैं। फिर आप देखिए आरएसीज कंपोनेंट्स, तो एक तो एसीज पूरा बनाते हैं, फिर एसीज में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक एसी में अगर आप देखेंगे ध्यान से, या अगर आपने कभी स्टडी किया होगा एसी को, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि एसी बनता है। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक तो होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर जैसे आप देखते हैं कार में रेडिएटर होता है, उसी तरीके से कुछ होता है हीट एक्सचेंजर। तो ये इसका ये बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर बनाते हैं। फिर एक मोटर होती है जो कंप्रेसर मोटर होती है, वो बनाते हैं ये। फिर मल्टी फ्लो कंडेंसर्स ये बनाते हैं। फिर कंपोनेंट शीट मेटल, तो ये देखिए शीट मेटल कंपोनेंट्स क्या है, इसकी बॉडी हो जाती है एसीसी की, वो बनाते हैं। कॉपर ट्यूबिंग आपको पता होगा कि जो फ्रीऑन गैस यूज होती है कंप्रेसर्स में, उसको ट्रांसपोर्ट किया था तो कॉपर ट्यूबिंग के थ्रू ही होती है वो, तो ये कॉपर ट्यूबिंग भी बनाते हैं। एंड इंक्लूडिंग प्लास्टिक एक्सट्रूशन, वैक्यूम फोमिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, तो ये सारी चीजें ये करते हैं। तो देखिए आपने ये तो एसी भी बनाते हैं और उसके कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। फिर नॉन एसी कंपोनेंट्स, मतलब एसी के अलावा जो है वो भी कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, या प्लास्टिक एक्सट्रूशन शीट्स हो गई, वॉशिंग मशीन्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया। तो ये सारी चीजों के लिए भी ये नॉन एसी कंपोनेंट्स भी कुछ कुछ बनाते हैं। तो इनका जो मेन प्रेजेंस है, मेन फोकस है, वो तो एसीज में ही है। और जो इनके एस्टीम्ड कस्टमर्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लू स्टार से लेके एलजी से लेके कैरियर, काफी अच्छे अच्छे नाम है, हिटाची। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा ओईएम है विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जिनको ये सप्लाई नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट। सारे सारे अच्छे ब्रांडेड जो एसी प्लेयर्स हैं मार्केट में, उन सभी को ये सर्व करते हैं, उन सभी को ये एसीज बनाकर सप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो आप चाहें तो इनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं अगर आपके पास समय होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये हिस्ट्री है इनकी, जस्ट 1 मिनट। तो ये देखिए यहाँ पर काफी सारी 1990 से लेके 2016 तक की इनकी हिस्ट्री है। बहुत सारे इन्होंने प्लांट्स बनाए। अगर आपके पास समय होगा, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, तो आपके पास समय हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो आप जरूर देख सकते हैं इसको। तो ये ऑलमोस्ट 30 साल से बिजनेस में है। इससे आपको काफी क्लियर समझ में आता है कि 30 साल से बिजनेस में, इसमें इन्होंने काफी सारे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी बताया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि क्या क्या इन्होंने एक्विजिशन किया, इसके बारे में भी ब्रीफली उन्होंने बताया। एक बार आवर प्रेजेंस में चले जाते हैं हम, थोड़ा सा आपको यहाँ से एक आइडिया होगा। इनकी जो प्रेजेंस है वो देखिए 7 लोकेशन पे है, अलग अलग, मेनली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, और एक पुणे में भी है। और इनकी जो टोटल फैसिलिटीज है वो 10 फैक्ट्रीज हैं। ये अभी विदाउट एक्विजिशन, अभी जो लेटेस्ट है मैं आपको बोलूं, तो ऑलमोस्ट ये 15 फैक्ट्रीज इनके पास हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने फोटोज भी बना के रखी हुई है। देहरादून यूनिट है, यहाँ पर देहरादून की में 3-4 यूनिट्स हैं इनकी। फिर झाझर में है, इकोटेक, कांसा। तो ये अलग अलग जगह पर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ पर इनकी इतनी सारी यूनिट्स हैं। एक पीआईसीएल जो एक्विजिशन इन्होंने पीआईसीएल का किया था, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है। पीआईसीएल के बाद भी इन्होंने 3-4 एक्विजिशन और भी किए हैं, जिसको अभी इन्होंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, बट हम उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके बिजनेस प्रोडक्ट्स पे। तो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, रूम एयर कंडीशनिंग, ये मेजर है इनका फोकस। तो रूम एयर कंडीशनिंग में क्या करते हैं, ये विंडो रूम एयर कंडीशनर बनाते हैं, विंडो एसी जिसको हम यूजुअली बोलते हैं। स्प्लिट एसी आपको पता ही है, और एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी एयर कंडीशनिंग होती है। तो ये 3 सेगमेंट के एसीज बनाते हैं। उसके अलावा कंपोनेंट्स बनाते हैं एसी के, जैसे हमने बात किया एसी कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसमें हीट एक्सचेंजर है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नॉन एसी में ये भी हमने बात किया कि नॉन एसी के भी कुछ काम करते हैं वो। उसके बाद पीसीबी और कुछ मोबाइल एयर कंडीशनिंग, तो इन सब पे हम आते हैं। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे विंडो एयर कंडीशनिंग तो आपको पता ही है कि विंडो एसीज जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं, 1 टन से लेके 2 टन तक की एसीज बनाते हैं ये, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, ये भी आपको पता है, स्प्लिट एसीज 1 टन से लेके 1.5 टन के बनाते हैं, और इसमें रेटिंग्स, स्टार रेटिंग्स देखिए। तो इलेक्ट्रिक सिटी को जो सेव करने की जो कैपेसिटी होती है, तो 3 स्टार 4 स्टार जो एसी होते हैं, आपको पता होगा कि 5 स्टार एसी जो है वो हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंट एसी माने जाते हैं। तो ये 3 स्टार भी बनाते हैं, 4 स्टार भी बनाते हैं, कुछ 5 स्टार एसीज भी बनाते हैं, उस पर भी हम आएंगे। ये देखिए इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसीज में क्या डिफरेंस होता है। इन्वर्टर बेसिकली क्या होता है कि जो कंप्रेसर में एक मोटर होती है, जिससे कि फ्रीऑन गैस को कंप्रेस किया जाता है,
तो उससे ही एयर एक्चुअली फिर बाद में उसको कूल कर कर जो एयर होती है इसको कूल किया जाता है। तो एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या है कि जो फैन होता है आपका, अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर को सेट करके रखा हुआ है 20 डिग्रीज पर, और अगर आपका जो कंप्रेसर फैन है, तो जैसे 20 डिग्री पहुंचेगा आपका रूम टेम्परेचर, तो कंप्रेसर की मोटर बंद हो जाएगी। फिर आपने ऊपर की लिमिट देके रखी हुई है 25 डिग्री, तो जब 25 डिग्री पहुंचेगा रूम टेम्परेचर, तो फिर से फैन चालू हो जाएगा। तो ये चालू बंद चालू बंद चालू बंद कंटिन्यूअसली होता है कंप्रेसर की मोटर, जो कि नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं। बट जो इन्वर्टर एसीज होते हैं उसमें क्या है कि कंटिन्यूअसली आपका कंप्रेसर की मोटर ऑन ऑफ नहीं होती है, उसमें स्पीड रेगुलेशन होता है, तो जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आपका जो पावर कंजम्पशन है, अगर मैं बहुत इजी टर्म्स में बताऊं, तो जो पावर कंजम्पशन जो होता है इन्वर्टर एसी में, वो बहुत कम होता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसीज में। क्योंकि इन्वर्टर एसीज में आप कंप्रेसर मोटर को चालू बंद नहीं करते हैं, आप उसकी स्पीड को वेरी करते हैं और उस हिसाब से आपकी कूलिंग जो है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट वे है एसीज को चलाने का। तो ये हो गया आपका इन्वर्टर एसी, इसको भी ये बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अदर, जो आपने हमने बात किया कि ये तो तीन तीन वैरायटी ऑफ एसी होगा। इसके बाद एसी कंपोनेंट्स, तो हीट एक्सचेंजर और ये शीट मेटल इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये देखिए। तो ये हीट एक्सचेंजर से, जैसे कि हमने बताया आपको कि एसी के अंदर फ्रीऑन गैस होती है जिसको ठंडा किया जाता है कंप्रेस करने के बाद। जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, उसके बाद उसको यहाँ पे कूल किया जाता है, तो जिससे कि वो लिक्विड स्टेट में आए और उसको ठंडा कर सके हवा को। तो ये हीट एक्सचेंजर्स के थ्रू उसको ठंडा किया जाता है गैस को। तो ये जो है हीट एक्सचेंजर भी का मैन्युफैक्चरिंग भी ये करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बनाते हैं। फिर देखिए सर, नेक्स्ट जो है वो है शीट मेटल कंपोनेंट्स एंड नॉन एसी कंपोनेंट्स। तो ये शीट मेटल, जैसा हमने बात किया कि बॉडी जो होती है हीट एक्सचेंजर की या एसी की, वो सारी चीजें भी ये बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सर इलेक्ट्रिकल मोटर। तो जैसे कि हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपको कंप्रेसर्स में यूज होती है, एयर कंडीशनिंग में, वॉशिंग मशीन्स में, कूलर्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ। ये तो मोटर तो क्या है कि हार्ट हो गया एक तरह से आपका। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बनाते हैं। तो मतलब ये पूरे वैल्यू चेन में है। आप देखिए स्टार्टिंग से किसी भी एक एसी को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है आपको, वो सारी चीजें ये बनाते हैं। फिर और कंपनी, ये देखिए कॉपर ट्यूबिंग। कॉपर ट्यूबिंग के बारे में हमने बात किया था। तो कॉपर ट्यूबिंग भी जैसे आपको पता ही है कि जो गैस होती है कंप्रेसर से जाती है हीट एक्सचेंजर में, तो वो सारी चीजें जो है वो कॉपर ट्यूबिंग के थ्रू ही होती है, क्योंकि इसमें आपका जो हीट डेसिपेशन है या कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है, इसीलिए कॉपर को यूज किया जाता है। तो कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो इसमें जो है कॉपर ट्यूबिंग का भी ये काम करते हैं। तो आपने देखा ये सारे जो हैं, ये हमने अभी आपके सामने डिस्कशन कर लिया कि ये रूम एयर कंडीशनिंग में तीनों सेगमेंट्स देख लिए हमने, जो कि काफी काफी कॉमन है। उसके बाद हीट एक्सचेंजर देख लिया, शीट मेटल देख लिया, मोटर देख लिया और कॉपर ट्यूबिंग देख लिया। फिर नॉन एसी कंपोनेंट्स में भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक एक्सक्यूशन करके है। ये सारी शीट्स बनाते हैं, जो कि प्लास्टिक शीट्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज होती हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में यूज होती हैं, कप्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अलग अलग जगह यूज होती हैं, बट इनका जो फोकस है वो सारा व्हाइट गुड्स में ही है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये कहीं है, कोई भी, मतलब मेनली जो है इनका ये व्हाइट गुड्स में ही है, और खास करके एसीज में इनका काफी अच्छा प्रेजेंस है। उसके बाद वैक्यूम फॉर्मिंग, तो ये वैक्यूम फॉर्मिंग का भी काम करते हैं। एट अम्बर वी यूज वैक्यूम फॉर्मिंग टू मेक अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स commonly used in the making of refrigerators, automobile and consumer durables items including plastic container trays। तो ये जो भी इन सब चीजों के लिए यूज होती है, हेलमेट्स, बाथटब्स, ये सारी चीजें ये बना के दे सकते हैं। तो ये भी बनाते हैं ये। उसके बाद देखिए शीट मेटल कंपोनेंट्स, नॉन एसी कंपोनेंट्स, ये जैसे कि हमने बात किया शीट मेटल का भी जैसी भी डिमांड आती है वो सब बना कर देते हैं। कुछ ट्रैक्टर्स का भी इन्होंने नाम देके रखा हुआ है। तो कंपोनेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो कुछ मुझे लगता नहीं इनका बड़ा सेगमेंट है ये, बट फिर भी जहां से भी इनके पास ऑर्डर मिलता है उन सब के भी काम करके देते हैं, शीट मेटल का भी काम करके देते हैं। चलिए, तो ये हो गया ब्रॉडली इनका जो बिजनेस है वो हमने समझ लिया। उसके अलावा ये पीसीबीए और मोबाइल एयर कंडीशनिंग, रेलवेज एयर कंडीशनर जो इन्होंने रीसेंट एक्विजिशन किए हैं, उसके बाद उनकी ये सारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो पीसीबीए में भी आ गए हैं। पीसीबीए एक्चुअली ये जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम इन्होंने चालू कर दिया है। जस्ट हम आपसे बताएंगे इसमें, देखिए यहाँ पर। तो इन्होंने जब ये कंपनी एक्वायर की थी, ये कंपनी का नाम है, 1 मिनट सर, यहीं पर कहीं था, ये है सर। तो ये ILJIN करके कंपनी है, इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया था।
ये कंपनी क्या है, ये इसकी जो मास्टरी है वो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की। तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं, किन के लिए बनाते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या है सर? जो मेन आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं, जैसे एसी हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गया, कार, इवन किसी भी कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसमें बहुत सारे सर्किट बोर्ड्स होते हैं। तो ये कंपनी जो है, ये तो इसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ सर्किट बोर्ड्स बनाने में है। तो आप देखिए अंबर एंटरप्राइजेस का कितना क्लियर फोकस है कि वो हर एक एलिमेंट की स्पेसिफिक उनकी उनकी जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो रखना चाहते हैं। तो वो कंप्रेसर्स भी बना रहे हैं, वो ट्यूबिंग्स भी बना रहे हैं, वो बॉडी भी बना रहे हैं, वो मोटर भी बना रहे हैं, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भी बना रहे हैं। तो ये इन्होंने उस चीज को मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया, और इस कंपनी की जो स्पेसिफिक जो इनकी प्रेजेंस थी वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में थी। और वो किसके बनाते थे? होम अप्लायंसेस के बनाते हैं, जिसमें कि एयर कंडीशनिंग हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीविजन हो गया। तो इन सभी चीजों के लिए ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं। ये इस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया। ये ऑटोमोबाइल्स के लिए भी, जैसे कि हमने बात की कि कार्स में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं। वहीं पर ओडीएम जो है, ओडीएम्स भी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो भी ये करते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ है जो ये कंपनी अपना बता रही है, ILJ इनकी जो स्टोरी है, ये यहाँ पे अपनी स्टोरी भी बता रहे हैं कि वो किस तरीके से बढ़े और बाद में ये एक्वायर कर दिए गए। ये ना यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वी मेक आवर फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर विद अंबर एंटरप्राइजेस। तो 2018 में इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया अंबर एंटरप्राइजेस के साथ में। तो ये इनकी स्टोरी है सर। यहाँ से देखिए, ये पहली कंपनी हो गई जिसको इन्होंने टारगेट किया। देखिए ये इनकी एनुअल रिपोर्ट है, इसमें भी इन्होंने मेंशन किया है ILJIN को, ये इनका एक्विजिशन किया था। फिर PICL जो उन्होंने पहले भी बताया कि PICL को भी एक्वायर किया था। तो PICL देखिए, PICL जो है वो नंबर 1 है मोटर मैन्युफैक्चरर में। तो ये जैसे कि हमने बात किया कि कंप्रेसर को चलाने के लिए या वॉशिंग मशीन को या कूलर्स को, तो ये सबके लिए आपको जो है मोटर की जरूरत होती है, इंडक्शन मोटर की, सिंगल फेस मतलब जो हमारे घर की जो वोल्टेज सप्लाई होती है 220 वोल्ट AC, तो उसको सिंगल फेज बोलते हैं। 3 फेज होता है जिसमें कि आप जनरली 440 देते हैं मोटर्स को चलाने के लिए। तो वो 3 फेज सप्लाई होती है, बट हम जो घर में यूज करते हैं वो सिंगल फेज सप्लाई होती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बनाते हैं एयर कंडीशनिंग यूनिट के लिए, कॉमर्शियल एसीज के लिए, कूलर के लिए और वॉशिंग मशीन के लिए। तो ये इनका जो स्पेशलाइजेशन है इस कंपनी का, वो मोटर बनाने में है। तो ये आपने देखा कितने सारे तरीके की मोटर्स बनाते हैं, और उनके कस्टमर्स जो है वही है जो जो अंबर एंटरप्राइजेस के थे, वही कस्टमर्स इनके थे। लॉयड हो गया, सिम्फनी हो गया, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, उषा और एसीज बनाने वाली कंपनीज जो है। तो इनके इस कंपनी का एक्वायर करने के बाद इनके पास जो स्ट्रेंथ आ गई, वो AC के जो मोटर्स होती हैं उसको बनाने की कैपेबिलिटी आ गई इनके पास। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो इनका थर्ड एक्विजिशन था, PICL को एक्वायर किया, ILJIN को एक्वायर किया, और फिर एवर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एवर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैंने इसकी कोशिश करी इनकी वेबसाइट ढूंढने की, पर हमको मिली नहीं एवर इलेक्ट्रॉनिक्स। बट जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि इकरा की एक रिपोर्ट थी एवर इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो ये मेरे हाथ में लगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी प्रोफाइल ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इनकॉर्पोरेटेड, ये 2004 में एवर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हुई थी। ये एंगेज थी असेंबली PCBs, और मेनली किसके लिए? LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये वही काम करती है, PCBs बनाने का काम करती है। द कंपनी असेंबल्स PCB फॉर कलर टेलीविजन, LCD टेलीविजन, DVD प्लेयर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ LG। तो मेनली ये LG को ही, एक ही कस्टमर था LG जिसको ये सप्लाई करते थे, और ये सारे व्हाइट गुड्स में ही थे। देखिए आप, the company is a single source supplier for LG. The company has also diversified into PCBs manufacturing for automobile industry and is supplying to auto ancillary players in Pune. तो ये कुछ इन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ऑटोमोबाइल्स में भी किया था, बट मेन फोकस जो था इस कंपनी का वो ये व्हाइट गुड्स में था, जो कि स्पेसिफिकली LG कंपनी को ये सप्लाई करते थे। तो ये इसका भी इन्होंने एक्विजिशन किया और फर्दर इसको इन्होंने डेवलप किया होगा, जिससे कि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग PCBs का कर पाए। ठीक है सर। उसके बाद आप देखिए जो लेटेस्ट एक्विजिशन इन्होंने किया था, वो किया था सिद्धवाल का। ये बहुत मेजर एक्विजिशन है। ये मुझे लगता है कि इन सभी एक्विजिशन में, मुझे अगर मेरे मेरे नॉलेज से अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा अच्छा एक्विजिशन है इनका। ये सिद्धवाल जो है ये काफी स्पेसिफिक और कहना चाहिए कि नीश सेगमेंट में है। जितने भी रेलवेज हैं, फैक्ट्री कोचेस हैं, तो मेनली इनका रेलवेज पे फोकस है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट्स में तो इंडियन रेलवेज बता ही रही है, बट ये कंपनी जो है एक्सीलेंस
इन एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन। और कब से है ये? 1974 से, तो अंबर से भी पहले से ये ऑपरेशन में है। सिद्धवाल इज अ लीडर सिंस 1974 प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ आर्ट एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशन फॉर रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, टेलीकॉम एंड वाटर कूलर्स। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि रेलवेज, इंडियन रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रक बसेस हो गई, वहां पर भी ये सप्लाई करते हैं, डिफेंस में, टेलीकॉम में और वाटर कूलर्स में, सभी जगह पर ये एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने जितने भी, इस कंपनी ने, अंबर एंटरप्राइजेस ने जो भी एक्विजिशन किए हैं, ये सारे एक ही सेगमेंट में किए हैं, डाइवर्सिफाई नहीं किया, वो कहीं पावर सेक्टर में नहीं चले गए या कोई रियल स्टेट में नहीं चले गए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने ही बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, उसी पे कोर एरिया में के आसपास ही घूम रहे हैं और अपनी जो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छे प्लेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं, जिससे कि उनके पास नई टेक्नोलॉजी आ सके, अच्छी स्किल मैन पावर आ सके, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग साइट आ सके और नए कस्टमर्स मिल पाए उनको। तो इस तरीके से ये आपको कहना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, सिद्धवाल जो है, अब सिद्धवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इंडियन रेलवेज मेट्रो रेल बस एसी, बस एसीज में भी हैं, प्रेसिशन एयर कंडीशनर्स और एफसीयूज, फैन कॉइल यूनिट्स, इन सभी का काम करती है। आपको इसमें Sidwal was the first company to have developed roof-mounted HVAC for diesel and electric loco ड्राइवर केबिन। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सिद्धवाल फर्स्ट कंपनी थी जिसने रूफ माउंटेड एचवीएसी। तो रूफ माउंटेड क्या होता है कि जो आपके कोचेस के ऊपर जो एसी, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एसी का यूनिट ऊपर जो फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो ये रूफ के ऊपर जो माउंट किया जाता है एसी को, वो रूफ माउंटेड एसी होता है, एचवीएसी। तो ये क्या होता है? ये हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अगर ये एचवीएसी और एसी में क्या डिफरेंस होता है कि एसी सिर्फ एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, कूलिंग की बात करते हैं, वहीं पर एचवीएसी जो होता है वो हीटिंग का भी काम करता है, वेंटिलेशन का काम भी करता है और इस एयर कंडीशनिंग का भी काम करता है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, अगर आपको लगता है हीटिंग करना है तो हीटिंग भी कर सकता है एयर की, कूलिंग भी कर सकता है और वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कंप्लीट पैकेज होता है, जहां पर आपको जो टेम्परेचर को किसी भी कंडीशन में अगर आपको मेंटेन करना है तो वहां पर एचवीएसी का यूज होता है। तो ये उस सेगमेंट में भी है। और आपने देखा कि ये बसेस में भी आज, अब आप देखिए कि जो आने वाला समय है उसमें रेलवेज में आजकल जो नॉर्मल पैसेंजर्स होते हैं, बड़े सिटीज में नहीं, छोटे सिटीज में भी, वो भी पसंद करते हैं कि एसी रेलवे, एसी कोचेस में ही जाना, ट्रेवल करना पसंद करते हैं। दूसरा, आपने देखा कि जो बसेस हैं उसमें आज के डेट में बहुत वाइडली जो है एसी बसेस का यूज हो रहा है। लोग पसंद करते हैं कि नॉर्मल बसेस की जगह पर एसी बसेस में ट्रेवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। और आप देखते होंगे कि जितनी भी एसी बसेस की बुकिंग है वो ज्यादातर फुल रहती है, बल्कि नॉन एसी बसेस में आपको सीट्स मिल जाएंगी, बट एसी बसेस में आपको सीट्स नहीं मिल रही है। तो इसका जो इनका जो विजिबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, वो काफी अच्छी है। आने वाले समय में गवर्नमेंट से भी बहुत सारे इनको ऑर्डर मिलने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो टारगेट है वो ये है कि काफी सारे इनके रेलवे कोचेस जो हैं उनको एसी से एसी में अपग्रेड करने का प्लानिंग है गवर्नमेंट की। तो इनके पास काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और ये हाई मार्जिन बिजनेस है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धवाल जो है वो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है और नीश सेगमेंट में है, जिसमें कि ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है और ये इनका मार्केट डोमिनेंस है इसमें। तो ये बहुत अच्छा एक्विजिशन इन्होंने किया है। ऑलरेडी एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, ये कंपनी इसका पार्ट बन चुकी है और काफी अच्छे से ये परफॉर्म कर पा रहे हैं इसके थ्रू। देखिए, ये यहाँ पर और भी हैं, आपके पास समय होगा तो आप सब पर जाकर एक बार और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। फिर ये देखिए, इनकी एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट में भी यही बता रहे हैं वो कि इन्होंने ये सारे एक्विजिशन किए। इनकी द कंपनी हैज 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। देखिए, जो 10 नहीं 15 हो चुकी हैं, लेटेस्ट में 15 हो चुकी हैं। अगर आप सारे एक्विजिशन को भी ऐड कर लें और इनकी ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उन सबको ऐड करने के बाद 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इनके पास 6 स्टेट्स में। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है सर। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है इनकी? तो होम में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, रेलवेज, मेट्रोज, इन सब में है। देखिए, ग्राफिकली इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। होम्स में है, फिर रेलवे कोचेस में भी है इनकी, सिद्धवाल के थ्रू आ गए। फिर डिफेंस में देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी है इनकी,
जहाँ पे एयर कंडीशनिंग का काम है। फिर हॉस्पिटल्स में भी ये प्रोवाइड करते हैं, ऑफिसेस में प्रोवाइड करते हैं, डेटा सेंटर्स में, इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस में। तो आपको ये समझना होगा कि एसी सिर्फ एक जगह यूज नहीं होता है, एसी हर जगह यूज होता है। आप ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, आईटी कंपनीज हो गया, कोई भी कंपनीज हो गई, तो कहीं डेटा सेंटर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो एसी की डिमांड हर जगह पर है, घर में भी है। तो ये इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड स्कोप है, और इन्होंने काफी अच्छी प्रेजेंस अपनी बना के रखी हुई है इस सेगमेंट में। फिर आप देखिए यहाँ पर कि ये बता रहे हैं कि इनके पास 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 3 फरीदाबाद में, राजपुरा में है, और ये अलग अलग जगह पर है। आपके पास समय हो तो आप पढ़ लीजिए, 6 स्टेट्स में है ये। उसके बाद इनके मार्केट क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए अमेजोन, कैरियर, डैनकिन, हिटाची, पैनासोनिक, सैमसंग, तोशिबा और वर्लपूल, इन सब के लिए ये बनाते हैं एसीज को। उसके बाद डोमेस्टिक में देखिए तो एमएनसीज हो गए, और डोमेस्टिक में ब्लू स्टार, क्रोमा, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, हेवल्स एंड वोल्टास, इन सबको। तो आपको लग रहा है कोई भी मिसिंग है? मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि सारे की सारी कंपनीज को ये टारगेट करते हैं, सभी की मतलब सारी कंपनीज को ये सर्व करते हैं। उसके बाद रेलवेज एंड मेट्रोज में देखिए तो भारत अर्थ मूवर्स, ये सारी कंपनीज के नाम है, जहां पर ये इनके मतलब रेलवेज में कोचेस को एसी के यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद डिफेंस में आपने देखा बीईएल को भी सप्लाई करते हैं, टेलीकॉम में डीओटी को, और बसेस में भी ये एसीज को सप्लाई करते हैं। तो बहुत वाइड रेंज है इनके पास, बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। इमर्जिंग ट्रेंड्स मतलब जो टेलविंड्स क्या है, इनके बिजनेस की टेलविंड्स क्या है कि तो एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक बड़ा टेलविंड है। उसके बाद क्योंकि एसीज को भी आप मतलब एफिशिएंसी के थ्रू बना रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करके, तो हर किसी का एसी नहीं, आजकल जो है ब्रांडेड एसीज का ही जमाना है, और जो ये काम कर रहे हैं ये ओईएम्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो इनके पास एनर्जी एफिशिएंसी एक बड़ा क्राइटेरिया हो गया एसी में भी। फिर अर्बनाइजेशन आपको पता ही है, एक मेगा ट्रेंड है कि विलेजेस से लोग बड़े शहर्स की तरफ आ रहे हैं, और आजकल एसी यूज हो रहा है। लो पेनिट्रेशन, हम सबको पता है कि एसी में जो पेनिट्रेशन है अभी सिर्फ बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ, हार्डली आपको हर घर ऐसा मिलेगा जिसमें एक एसी है। अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर सिर्फ फैन यूज हो रहा है, एसी यूज नहीं हो रहा है, तो अभी पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम है इंडिया का। इसके बाद आउटसोर्सिंग जो एक ट्रेंड हो गया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें अंबर एंटरप्राइजेस है, तो ये एक बड़ा ट्रेंड है। और फिर जो जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो है बाहर के एसीज पर भी बैन लग गया है। आपने चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था एसी, उस पर भी बैन लगा दिया है। तो अभी जो लोकल प्लेयर्स हैं वो सारे आउटसोर्स कर रहे हैं, और अंबर उसका बड़ा बेनिफिशियरी है। पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, तो उससे भी जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो बढ़ती जा रही है। ओमनी चैनल एंड ई कॉमर्स, तो ये ई कॉमर्स के थ्रू भी काफी अच्छी सेल हो रही है। रिड्यूस सीजनलिटी कर्व, अब आजकल जो सीजन है पहले जैसे नहीं रह गए, वो कर्व जो है वो कम खत्म होता जा रहा है। ऑलमोस्ट आपको थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हायर साइड में ही मिलता है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर, तो अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी एक काफी बड़ा एक ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे तो आप कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर चाहते हैं ऑफिस का काम करने के लिए, तो ये भी एक टेलविंड है एसी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, क्योंकि इससे काफी डिमांड एसीज की आ रही है। चलिए, अब रूम एयर कंडीशनिंग में जैसे हमने बात किया, ये सारे बनाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये हम फिर से रिपीट नहीं करना चाहेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रॉडली सर हमने इनकी सारी चीजों को समझ लिया। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 15, ये समझ ली। एम्प्लॉयज 2500 कुछ एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने 4-5 कंपनियों को एक्वायर किया, उनके बारे में भी हमने समझ लिया। ये कंपोनेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसीज बनाते हैं, मार्केट लीडर हैं, टेलविंड्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट आपको ब्रीफली, और कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वो सारी चीजें भी हमने इनके बिजनेस को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया हर एस्पेक्ट से। तो मुझे लगता है कि काफी डिस्कशन हो गया इनके बिजनेस पर, और इनके प्रोडक्ट्स पर, और इनकी सब्सिडरी कंपनीज पर। अब हम आ जाते हैं इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को, जो कि हमारा दूसरा सेगमेंट है, उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का वो है 10,000 करोड़ का। तो आप बोल सकते हैं कि ये मिड कैप कंपनी, आप इसको इजिली बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो ये मिड कैप कंपनी बन चुकी है, ये मिड कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग देखिए बहुत ज्यादा है, 153। क्यों ज्यादा है सर? क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो है आपको जो कहना चाहिए एक अच्छा रनअप हमको देखने मिला। जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो एक थीम थी मार्केट में,
आप देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज को या अंबर एंटरप्राइजेस को या एक और कंपनी, छोटी कंपनी पीजीईएल, जो कि हमने मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज में डिस्कस की थी, काफी नीचे के लेवल पे हमने डिस्कस की थी। अभी अगर आप जब हमारा वो वीडियो देखेंगे पीजीईएल का, उस समय के प्राइसेस देखेंगे और अभी के प्राइसेस देखेंगे तो आपको सब्सटेंशियल जंप मिलेगा। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में पीजीईएल, अगर आपके पास समय हो तो आप वो भी देखिएगा उसका वीडियो। वो बहुत अच्छी कंपनी है, टर्न अराउंड स्टोरी है, मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है फ्यूचर में। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। तो बहुत सारी कंपनीज जो ऐसा काम कर रही है उसको मार्केट ने रीरेट किया है, और यहाँ पर आपको उसका बेनिफिशियरी हमारा एंटरप्राइजेस भी दिख रहा है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट क्या था, जब इंपोर्ट बैन गवर्नमेंट ने लगाया, जो कि एसीज आते थे काफी चीप रेट पे चाइना से या दूसरी कंट्री से जो इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया में, तो जब वो बैन की न्यूज आई तो उसके कारण भी ये जो स्टॉक था वो रीरेट हुआ। आप देख सकते हैं काफी अच्छा रनअप देखने मिला आपको पिछले एक साल में, ये देखिए स्टीप रनअप मिला है। तो ये सारे कारण थे जिससे कि इसके जो पी है उसमें आपको रीरेटिंग देखने मिली, एक्सपेंशन देखने मिला। तो ये समय के साथ थोड़ा कम हो जाएगा। और एक और चीज मैंने देखी कि इनके जो रीसेंट क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं आई थी, जो कि अब आने वाले क्वार्टर में आनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजों पे आएंगे हम। यहाँ पे आप देखिए पी थोड़ा सा ज्यादा हायर साइड पे है, डिविडेंड यील्ड इसीलिए आपको कम दिख रहा है 0.10। आरओसीज आरओईज देखिए बहुत अच्छे मेंटेन कर पा रहे हैं कंपनी, 17.1 और 15.7, मतलब काफी अच्छे आरओसीज और आरओईज ये मेंटेन कर पा रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.29, जो कि नेग्लिजिबल डेट है। इतने सारे एक्विजिशन इन्होंने किए, अपने कैपेसिटी को एक्सपेंशन किया, उसके बाद भी ये डेट टू इक्विटी रेशियो को मेंटेन कर पा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 7% के हैं, जो कि मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये 10% से ऊपर के मार्जिन को फ्यूचर में बना पाए। और मुझे लगता है कि जो सिद्धवाल का जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, और जब कुछ आने वाले 3-4 साल में जब इसकी स्केल भी बढ़ेगी तो आपको ये मार्जिन जो है वो काफी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे सिद्धवाल के कारण। तो ये मुझे लगता है कि फर्दर फ्यूचर में आपको 10% तक जाते हुए आराम से दिखने वाले हैं। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाते हैं हम। तो आप दिसंबर क्वार्टर में देखिए पिछले साल 788 करोड़ की सेल थी, वो घटकर 765 करोड़ पे पहुंच गई। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखिए 23 करोड़ था, जो कि थोड़ा सा बढ़कर 27 करोड़। तो अब आप देखिए कि क्या दिक्कत थी। तो ये नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं। एसी जो है गवर्नमेंट इसको लग्जरी, आज की डेट में भी लग्जरी आइटम समझती है और नॉन एसेंशियल आइटम समझती है। इसीलिए क्या है, इनको परमिशन भी जून के क्वार्टर में नहीं दी गई थी। मुझे नहीं लगता है कि इनको काम करने का मौका मिला होगा, तो इनको यूनिट्स भी अपनी शट डाउन करनी पड़ी होगी। तो ये काफी सीवियरली हिट हुए हैं। ये देखिए जून में इनकी सेल्स नहीं हो पाई, सितंबर में ये रिकवर नहीं कर पाए, अब धीरे धीरे ये रिकवरी फेज में आ रहे हैं। अभी ये रिकवरी फेज में आ रहे हैं। तो देखिए जून में इन्होंने सबसे ज्यादा झटका लिया, फिर सितंबर में थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने मिली, और अब दिसंबर में और भी बेटर ट्रेंड आपको दिख रहा है। तो जून के क्वार्टर में तो इन्होंने लॉस किया, क्योंकि आपकी यूनिटी अगर बंद कर देंगे तो आप कहाँ से सेल करेंगे और कहाँ से आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये इनको लॉस फेस करना पड़ा। सितंबर क्वार्टर में भी जैसे जैसे प्रॉफिट में आ पाए, अब ये आपको रिकवरी फेज में दिख रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा प्रदर्शन आपको इस कंपनी के रिजल्ट्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया सर। दूसरा ये है कि मार्जिन भी देखिए आप तो 7% से 8% तक पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है 10% तक भी आपको जाते हुए दिखेंगे फ्यूचर में। सेल्स देखिए, सेल्स जो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स देखिए 973 करोड़ से बढ़कर आज ये 3000 तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ पे पहुंच गए। तो 4 गुना सिर्फ 6 साल में इन्होंने अपनी जो सेल्स है वो 4 गुना कर ली है। बहुत स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पेस में ये बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप 6 साल के अंदर 4 गुना अपनी सेल्स कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा CAGR है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखिए 22 करोड़ से बढ़कर ये आज 158 करोड़। तो कितना फास्ट पेस में ये ग्रो कर रहे हैं। और सिर्फ पेस मैटर नहीं करती है, आप बैलेंस शीट को कितना अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं। देखिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया इन्होंने बैलेंस शीट पे। बोरोइंग्स जो है वो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के लेवल पे ही चल रही है, और जो इनके पास रिजर्व्स और इक्विटी है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो काफी कंफर्टेबल है 0.3% पे। तो आप देखिए कि बैलेंस शीट को इन्होंने डिटोरिएट नहीं किया है, बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा ज्यादा कर्ज नहीं दिख रहा है आपको, और इसके बाद भी इतने अच्छे पेस पे ये ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैनेजमेंट को, बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप देख रहे हैं मार्जिन भी ऑलमोस्ट 8% पे हैं, मुझे लगता है 10% आने वाले समय में आपको देखने मिलेंगे जरूर।
चलिए कैश फ्लोज पे जाते हैं हम। डेट हमने डिस्कस कर ही लिया, अब हम आ जाते हैं कैश फ्लोज पर। तो कैश फ्लोज देखिए आप, ये जो रिसेंट 4-5 साल के कैश फ्लोज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमेशा ये पॉजिटिव कैश ही बना के रखे दिए हैं फ्रॉम ऑपरेशंस। 2019 में नेगेटिव था -63, बट वो कोई हो सकता है किसी कारण से, बट ये आपको ब्रॉडली जो दिखेगा वो अच्छा कैश जनरेट करते हुए ये कंपनी दिख रही है आपको। उसके बाद आरओसीज देखिए तो 15% पे ऑलमोस्ट है, अभी 17% पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। डेटर डेज देखिए तो ये 70 डेज का ऑलमोस्ट है, बीच में ट्रिपल डिजिट गया था, बट अभी वापस से 70 या 80 डेज पे पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ कम हुई है, पहले 44% थी, अभी वो 40% पे आते हुए दिख रही है आपको। कहाँ चली गई वो होल्डिंग, तो वो हमको समझना पड़ेगा कि डीआईएस की तो ऑलमोस्ट 8% पे मेंटेन है। कुछ एफआईएस हो सकते हैं, जनरली जब कंपनी सक्सेसफुल होती है या हमको उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा दिखता है तो एफआईएस जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं वो प्रमोटर्स से बात करते हैं और बोलते हैं कि हमको कुछ परसेंटेज आप दे दीजिए, अपना बड़ा बड़ा ब्लॉक दे दीजिए। तो प्रमोटर्स उस केस में कुछ एफआईएस को दे देते हैं, तो मुझे लगता है वही हुआ है यहाँ पर। 10% से आज देखिए एफआईएस 28% पे पहुंच गए हैं, तो बहुत बड़ी होल्डिंग रख रहे हैं एफआईएस। एफआईएस का काफी अच्छा इंटरेस्ट है इस कंपनी में, और 40% जो इनका होल्डिंग कम हुई वो कहाँ गई, वो एफआईएस के पास चली गई। और पब्लिक का देखिए तो पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, तो मतलब प्रमोटर्स और पब्लिक से जो होल्डिंग गई है वो एफआईएस के पास में गई है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। 80% ऑलमोस्ट जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, सिर्फ 20% जो है वो वीक हैंड्स में। तो ठीक है सर, ये ब्रॉडली जो है मुझे सिर्फ इसका जो है प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। उसका रीजन भी है, उसका रीजन 153 से आपको घबराना नहीं चाहिए। क्यों घबराना नहीं चाहिए, कि जो पिछले 3 क्वार्टर्स थे वो बहुत वीक थे, उसमें से 2 क्वार्टर्स तो लॉकडाउन का ही हो गए और एक क्वार्टर जो है वो रिकवरी फेज में है। तो एक ही क्वार्टर ऐसा है जिसमें आपको फुल स्केल ऑपरेशन देखने मिला था, और जो कि मार्च का था, पिछले साल का। तो अभी जो पिछले 3 क्वार्टर्स गए हैं वो सारे तीनों के तीनों बहुत वीक क्वार्टर्स थे, इसीलिए आपको ये जो प्राइस टू अर्निंग है वो हायर साइड में दिख रहा है। बट जैसे जैसे ऑपरेशन नॉर्मलाइज होगा, इनके प्लांट ऑपरेशन में आएंगे, तो ये आपको एकदम से नीचे गिरता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है कि अगर अगले 3-4 क्वार्टर में ये आपको हो सकता है 50-60 तक जाते हुए पी दिखे, तो ये 153 तो नहीं रहने वाला है। बहुत बात कर ली सर हमने फंडामेंटल्स पे, अब हम जल्दी से इसके टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो आप देखिए मैंने इनका टेक्निकल चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई इंडिकेटर एक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और कुछ मूविंग एवरेजेस जो हैं 10, 20, 50, 100 और 200 दिन के, ये मूविंग एवरेज भी हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो आप देखिए सर यहाँ पर 2018 से जब लिस्टिंग हुई वहां से लेकर आपको 2020 तक, तो ये एक साइडवेज में ही ब्रॉडली आपको दिख रहा है, जो कि 600 रुपए से लेके 1200-1400 रुपए तक की इसकी एक रेंज थी जिसमें ये ट्रेड हो रहा था काफी समय तक। हालांकि इसका आईपीओ का अच्छा रिस्पांस मिला था और अच्छी इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, बट लिस्टिंग होने के बाद ये बहुत समय तक साइडवेज जोन में रहा। उसके बाद आप देखिए ये जो है पिछले मई जून से जो अच्छे मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम एडिशन होता है, सॉरी। तो ये देखिए आप, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट लिया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट लिया, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम एडिशन हुआ, और एक अच्छा आपको प्राइस मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो ये काफी स्टीप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको दिख रहा होगा ब्रॉडली। तो जस्ट मैं फिर से बता दूं आपको, ये देखिए तो यहाँ ये इसने इस रेंज को तोड़ा, इस रेंज को तोड़ने के बाद अच्छे वॉल्यूम एडिशन। तो ये मंथली चार्ट है सर, ये ध्यान रखिए, एक कैंडल एक मंथ को दिखा रही है और हम ऑलमोस्ट 3 साल का डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट लिया, अच्छे लार्ज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम एडिशन हुआ, आरएसआई भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपको, और देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में है ये, सारे मूविंग एवरेजेस एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं आपको। और जो कैंडल्स है वो सारी व्हाइट कैंडल्स दिख रही है और लार्ज कैंडल्स फॉर्म हो रही है, और गैप भी देखिए मूविंग एवरेज के साथ अच्छा है। तो ये मोमेंटम शो कर रहा है, कहीं पर भी कोई भी तरीके की वीकनेस आपको इस चार्ट पर नहीं दिख रही। ये आपको वेरी क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि कहीं पर भी अभी तक कुछ भी वीकनेस इस चार्ट में नहीं दिख रही है, और जब तक वीकनेस नहीं दिख रही है आपको इसमें बने रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके वीकली चार्ट पर। तो 8 ईयर्स का हम डेटा लेते हैं हमेशा की तरह, वीकली चार्ट भी हम देखेंगे। देखिए सर, इस चार्ट को भी अगर आप देखकर बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह की वीकनेस कहीं पर भी नहीं है।
एब्सेंट है, वीकनेस तो शब्द ही नहीं है यहाँ पर। आप देखिए ये जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ऑलमोस्ट इस लेवल को इसने ब्रेक किया यहाँ पर, उसके बाद कुछ वॉल्यूम एडिशन भी अच्छा देखने मिला, और बेसिकली इसका जो था प्राइस ट्रेजेक्टरी वो तो यहीं से चालू हो गई थी। इस लेवल को इसने ब्रेक किया, उसके बाद फिर एक नए ट्रेंड में चला गया, और आप देखिए कि ये तब से एक अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक, बहुत अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। कभी भी इस लेवल को मुझे लगता नहीं कि इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने वाला, हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आपको आगे जाता हुआ दिखेगा ये। तो ये भी वीकली चार्ट भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए 10 डेज की मूविंग एवरेज को बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट देता हुआ 10 डेज की मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेता हुआ आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस में भी बहुत अच्छा गैप आपको दिख रहा है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और आरएसआई इंडिकेटर में भी आपको वही चीज दिख रही है, कहीं पर भी कोई भी वीकनेस इस चार्ट में नहीं है। अब हम डेली चार्ट्स भी देख लेते हैं एक बार। जस्ट मैं आपको 2 साल का चार्ट भी दिखा देता हूँ जो कि काफी शॉर्ट है। अभी हमने सारी बड़े बिग पिक्चर तो देख ही ली, अभी ये हम आपको डेली चार्ट्स भी दिखा देते हैं। तो डेली चार्ट्स में भी आप देखिए बिल्कुल 45 डिग्री का ये आपका चार्ट पैटर्न है, कहीं पर भी कोई भी वीकनेस, अभी भी रिसेंटली भी आपको आरएसआई इंडिकेटर काफी स्ट्रांग दिख रहा है, मतलब कहीं पर भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, परफेक्ट चार्ट है, बहुत अच्छे मोमेंटम है स्टॉक। 10 डेज 20 डेज 50 डेज की मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है, 50 डेज का मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें आप एक्यूमुलेट करिए, कभी भी 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास मिलता है फिर से आप एक्यूमुलेट करिए, और अब ये मोमेंटम गैदर करता जा रहा है, और आने वाले समय में और भी मोमेंटम गैदर करेगा, मुझे लगता है ऐसा, मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स जो है वो और भी अच्छे आपको मिलेंगे। स्पेशली आपको जो है जून का क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, तो ये तो मोमेंटम में है और लंबे समय की स्टोरी है। तो मुझे नहीं लगता है सर, देखिए सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स हमने देखे, कितना एग्रेसिव मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया कैपिटल एलोकेशन कर रहा है, एक्विजिशन बहुत अच्छे कर रहा है, और जिस कंप्लीट वैल्यू चेन में है, सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 0 से लेके 100 तक सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, और कंप्लीट वैल्यू चेन में है, अच्छे फोकस्ड मैनेजमेंट है, एग्रेसिव मैनेजमेंट है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और काफी सनराइजिंग सेक्टर है। तो मुझे कहीं पर भी इसमें कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं दिख रहा है इस कंपनी में। तो ऐसी कंपनीज में हमको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, लंबे समय तक बैठे रहना चाहिए। एक बार आपने खरीद लिया तो पूरे साइकिल को चलने दीजिए, 4 साल 5 साल, जब तक कि आपको कोई मेजर कंसर्न बिजनेस में या मैनेजमेंट के थ्रू कुछ ऐसा आपको इंडिकेशन नहीं आता, तब तक आपको बेचने का कोई उसमें औचित्य नहीं है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सर, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का दबाइए, पर कुछ तो करिए, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि हम आगे भी जो भी वीडियोस बनाते हैं आपको उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ओके सर, फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।